टू माय चैनल गाइस, दिस इज एमजे मीरा जसरोटिया। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगती है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से तो डू गिव लाइक्स एंड कैन सब्सक्राइब दैट एज वेल। कोई फोर्समेंट नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। चलिए पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है चाइना स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। चाइनीज स्पेस स्टेशन से जैसे आपको दिख ही रहा होगा, रिसेंटली क्या किया चाइनीज ने 3 चाइनीज ऑफिशियल चाइना ने क्या किया, डॉक कर दिया एट द कंट्री स्पेस स्टेशन। और जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि तीन एस्ट्रोनॉट्स थे वो चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन में भेजे हैं। जैसे आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो रिसेंटली हटाया जा मतलब रिमूव किया जाएगा। उसमें इंडिया को भी 2011 में आई थिंक इंडिया को भी चाइनीज को पार्ट नहीं किया गया था, तो इसीलिए चाइना ने सोचा था कि हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। उन्होंने पूरा भी कर लिया, विच इज वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द वे। इंडिया भी उसी जगह पे, इंडिया को भी अभी लेकिन कोई डेट ऐसे एसेट क्लियर नहीं है कब होगा कब नहीं, बट इंडिया भी एक तरीके से कोशिश कर रहा है अभी बनाने की। और जैसे आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किन कंट्री से मिलकर के बना है यहाँ पे। और अब जैसे आपको पता है रशिया यूक्रेन की वॉर है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो रशिया है, रशिया भी अपना सेपरेटली अलग से बनाएगा एंड लॉन्च करेगा। तो इस रेस में सबसे आगे फिलहाल चाइना चल रहा है, जिसने कि अपना अलग से खुद से अलग से अपना स्पेस स्टेशन बना ले। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, टैंगयोंग स्पेस स्टेशन है। मीन्स इसका मतलब होता है टैंगयोंग स्पेस स्टेशन, जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, मीन्स हेवनली प्लेस। इसका मतलब हेवनली प्लेस। द प्लेस स्टेशन जो है, जो स्पेस स्टेशन है, ये ऑपरेट करेगा, विल बी ऑपरेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 340 से लेकर के 450 किलोमीटर्स तक, ठीक है, अबव अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड विल बी फुली ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ 2020। तो इतनी जल्दी उन्होंने डेवलप कर लिया है, बहुत बड़ी इनको उपलब्धि है, चाइना को जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों, हम इसको न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी पहली है कि ये लॉ ऑर्बिट है। लॉ ऑर्बिट है तो आसानी से क्या करेगा, अर्थ पे आसानी से निगरानी रख सकता है, ठीक है, और बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। और जो कि 3 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इनके बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से। और इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूँ, बाकी इससे चाइना की मंशा पूरी जाती है। इट शैल एड चाइनाज एम टू बिकम अ मेजर स्पेस स्टेशन बाय 2030। जो उनका टारगेट था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अब ये फंक्शनल है, 2020 से फंक्शनल हो जाएगा। इट रेप्लिकेट्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS फ्रॉम विच चाइना वॉज एक्सक्लूडेड। चाइना को हटा दिया, जैसे मैंने आपको बताया 2011 में क्या हुआ था। इसके बाद चाइना ने अपना खुद का बनाने की कोशिश की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और वैसे इंडिया भी है नक्शे कदम पर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है, बट फिर भी हम देख रहे हैं। तो अदर स्पेस स्टेशन की अगर हम बात कर लें, इसके अलावा और कौन कौन से स्पेस स्टेशन हैं जैसे हम देख लें यहाँ पे, तो हम बात करते हैं जैसे कि लूनार गेटवे है। कौन सा है, लूनार गेटवे, लूनर नाम से क्लियर हो रहा होगा, लूनार गेटवे स्टेशन है। ये 3 कंट्री से मिलकर के बना है, इसके पार्टनर्स हैं 4 पार्टनर्स हैं, इससे मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा है, पहला पार्टनर आपका अगर देखा जाए तो पहला पार्टनर आपका है इन्वॉल्विंग इस ISS में, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन से होंगे, नासा ये मिलकर बना है। सेकंड है आपका ES, जिसको यूरोपियन कंट्रीज बोल सकते हैं, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड थर्ड है आपका जाक्सा, याद रखना थर्ड कौन सा, जाक्सा नाम से क्लियर हो रहा होगा जैसे कि आपको जाक्सा क्या है, जापान का, ठीक है। और फोर्थ क्या है, कनाडा, तो जिसको बोलते हैं CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। तो इनसे मिलकर के लूनर क्या बना है, लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रादर। और ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला फर्स्ट लो ऑर्बिट, आप बोलोगे लो ऑर्बिट तो चाइना का भी बन रहा है 2000, लेकिन वो अर्थ का बन रहा है। ये फर्स्ट लूनर है, जो कि क्या होगा कि लूनर अगर नाम से देखना लूनर गेटवे, तो ये फर्स्ट लो ऑर्बिट होगा मून पे, तो मून से निगरानी करेगा इमेजिन। तो ये मून से जाकर के निगरानी करने वाला, ठीक है, ये मून से होगा, नॉट अर्थ, डू रिमेंबर दिस। द इंटरनेशनल ये लूनर गेटवे के बाद अगर हम बात करें, पहला तो चाइना हो गया। लूनर गेटवे में हम 3 देखे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। इसके अलावा कौन सा, रशिया भी इसमें आ गया। रशिया की अगर हम बात करें, रशिया का मैं अगर बात करूँ, रशिया का है द रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन बनेगा इनका, रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बनने वाला है इनका। इट इज शेड्यूल्ड टू बिगन कंस्ट्रक्शन इन 2025, 2025 तक से हो जाएगी कवर। ऐसे ही आपका स्टार लैब है, स्टार लैब है तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टारलिंक की होगी या एलन मस्क की होगी, ये स्टार लैब आपको देखने को मिलेगा। इट इज द नेम गिवन टू दी प्लान LEO स्पेस स्टेशन डिजाइन बाय नैनो रॉक फॉर कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी यूजर्स, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका आ गया इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो कि आपकी होगी, इंडिया भी है, इंडिया प्लान कर रहा है कि टू फॉलो अप द प्रोग्राम बाय दिस गगनयान मिशन के द्वारा। जैसे गगनयान कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग गगनयान मिशन जो है इंडिया का, अगर वो कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, ठीक है। तो इसके बाद का प्रोजेक्ट होगा, अभी डेट डिसाइड नहीं कब होगा कम, लेकिन गगनयान के बाद होगा। तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल, अभी देख लेते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं, इसी कुछ पिक्चर्स हैं आपको जैसे देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग आपकी रशिया स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल ये हो गया, फिर आपका जाक्सा जो ह्यूमन स्पेस है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि फॉल नीचे लिया जाएगा अभी, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, जिसमें कि रशिया उसको, जिसमें कि आपको देख ही सकते हैं उसको चाइना को नहीं रखा गया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अग्नि मिसाइल से रिलेटेड, चलिए उसको देख लेते हैं। अग्नि 4th, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल, ये सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के हिसाब से। रिसेंटली आपका अग्नि 4th का ट्रायल हुआ, और मैं बता दूं कि पहला ट्रायल नहीं है, ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट नहीं है। पहला जो उसका टेस्ट हुआ था वो अभी नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका 2011 में। आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 2011 में इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। अभी सिर्फ इसके वेरियस वर्जन है उसका टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। जो आपकी ये अग्नि 4 मिसाइल है, ये है एक मिसाइल है विच हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। इंटिमिडेटर इसको बोल सकते हैं,
इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, उनको ऊपर जाने के लिए थोड़ा अपना क्या बोलते हैं, उनको अपना ऑर्बिटल से ऊपर जाने के लिए एक हाइट की जरूरत होती है ताकि वहां से प्रोजेक्टाइल कर पाए और हिट कर पाए। प्रोजेक्टाइल क्रिएट करके फिर हिट किया जाता है उसको, इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। एक दूसरी आती है आपकी क्रूज मिसाइल, जो कि डायरेक्टली आपकी वहां से हो जाती है फायर। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट्स 400,000 किलोमीटर आपकी इसकी मारक क्षमता है। एज अ पार्ट ऑफ नाइट यूजर ट्रायल एंड ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन अभी रिसेंटली किया है बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जिसको हम बोलते हैं किसके द्वारा किया गया है, एसएफसी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा, जो कि क्या है स्ट्रेटेजिक में अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड, याद रहे नॉर्मल मिसाइल नहीं, न्यूक्लियर को कैरी किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अग्नि ये 4 मिसाइल ये है क्या। ये क्या है, डेवलप्ड बाय द डिफेंस डीआरडीओ, जिसको हम बोलते हैं डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है, डीआरडीओ बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे मैंने आपको बताया गया है। इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज, ICBM इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। और आप पूछोगे इसकी रेंज तो हमें पता लग गया, बताओ इसका पेलोड कितना है, पेलोड के कितना लोड करके ले जा सकती है, तो अभी हम बता देते हैं इसका कितना पेलोड लेके जा सकती है। 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो हमने बता दिया, ठीक है। पेलोड ये कैरी कर सकती है अपने साथ 1000 kg, 1000 नॉट 100, 1000 kg कैरी करके ले जाती है पेलोड, मतलब उनने का अगर बॉम्ब है और न्यूक्लियर वेपन इसमें चाहो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंड कैन गो एज हाई एज 900 किलोमीटर। मैंने अभी आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसको प्रोजेक्टाइल क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है फोर्स, तो ये 900 आपको कितने ऊपर तक जा सकती है, 900 किलोमीटर तक, ठीक। प्रोजेक्टाइल क्रिएट होता है उसकी इसके लिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया ने किया है कि वो सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है इसका, रिफर्म्स इंडियाज पॉलिसी ऑफ हैविंग क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या होता है, क्रेडिबल मिनिमम, कम से कम डिटरेंस। तो ये क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो याद रखना है, सो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बार बार बोल रही हूँ, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑन विच इंडियाज न्यूक्लियर स्ट्रेटजी इज बेस्ड। इसके ऊपर इंडिया की पूरी स्ट्रेटजी बेस्ड है, किसके ऊपर, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। मतलब क्या है ऐसा कि इंडिया जो है, आपको पता है कि ये इंडिया बोलता है कि इंडिया फर्स्ट यूज नहीं करता, जिसको बोलते हैं आप न्यूक्लियर फर्स्ट यूज। इंडिया जो है, इंडिया का प्रिंसिपल है कि ये पहले नहीं करेगा इंडिया न्यूक्लियर फर्स्ट NFU, मतलब इंडिया जो है न्यूक्लियर जो वेपन्स है, न्यूक्लियर फोर्सेस को यूज नहीं करेगा फर्स्ट पहले, ठीक है। ये इसके ऊपर बेस करती है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस इज द प्रिंसिपल ऑन विच इंडियाज न्यूक्लियर स्ट्रेटजी इज बेस्ड, और इट आल्सो अंडरलाइंस नॉट फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस विद एन ए शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक। इंडिया लेकिन ये जरूर कर सकता है, अगर वो इंडिया पे स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो उसके ऊपर दोबारा वापस से रिटेलिएट या स्ट्राइक कर पाए। अब आप बोलोगे कि न्यूक्लियर के पास तो इतना लीथल हो जाती है कोई भी कंट्री की, क्या वो अटैक कर पाएगी? हाँ, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि इंडिया वापस मुड़ के अटैक या रिटेलिएट कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। आई थिंक रिसेंटली न्यूज में चर्चा चल रही थी कि इंडिया को पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए, पर इंडिया के पास ये भी रिटेलिएट करने का भी, इवन आफ्टर न्यूक्लियर अटैक, इंडिया के पास ये इंडिया कैपेबल है इस चीज का कि वो अग्नि मिसाइल से और बहुत सारी सीरीज हैं उसके द्वारा ये दोबारा अटैक, मतलब अगर करना चाहे तो उसके ऊपर वापस भी इसको आप देख सकते हैं कि वो वापस दे सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से कि इतने सारे वेरियस टाइप्स हैं इसके। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया क्या है, मतलब नो फर्स्ट यूज के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास रिटेलिएशन करने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आपके ऊपर गिर रहा है, सपोज यहाँ से एक कंट्री ने आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, तो इसके पास आप बोलोगे तो लीथल हो जाएगा, इसके बाद तो चांसेस नहीं बचते, लेकिन इंडिया के पास चांसेस है कि वो वापस अटैक कर सके, इतना तो इंडिया के पास है, ठीक है। पलटवार इसको बोलते हैं, पलटवार कर सकता है इंडिया। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कौन सा आर्टिकल है आपका, इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैगफ्लेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का उल्टा ही है, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ मेजर्स लेकर के, सप्लाई मनी, बट जो स्टैगफ्लेशन है इनडायरेक्टली कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है कि आप इसको लगा करके आप स्टैगफ्लेशन कंट्रोल कर सकें। मैं आपको बता देती हूँ इंडेप्थ क्या है ये। जैसे आपको दिख रहा होगा कि स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, मैशअप ऑफ टर्म कंबाइंड बाय बोथ वर्ड इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। इट डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमी दैट इज माल फंक्शनिंग, जो कि बहुत एक क्लमजी स्टेट हो जाती है, मतलब इतना आसान नहीं हो जाता इसको यूज, मतलब मेजर्स लेना। आप क्या है, मैं इंडेप्थ इसको बता देती हूँ, आप इसको देख लें। अभी न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में किस तरीके से आई है कि अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड जो हैं, पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंकर्स, जिसको बोला गया पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंकर्स वर्ल्ड वाइड, इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड वाइड क्या आप देखने को मिल रहा है कि उनको इन्फ्लेशन जैसे चांसेस आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देखने को मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन तो फिर भी कंट्रोल की जा सकती है, स्टैगफ्लेशन नहीं कंट्रोल की जा सकती। तो वो क्या है, इसमें क्या होता है कि आपकी क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट या ग्रोथ आपकी लो हो जाएगी, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी और आपकी ग्रोथ काफी लो होगी, और साथ में ही आपकी जो डिमांड है वो भी लो हो जाएगी। ग्रोथ और डिमांड एकदम से लो हो जाएगी तो उसको आप कैसे बढ़ाओगे, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि ये कंडीशन हो जाती है कि जी मतलब ग्रोथ आपकी है वो लो हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है, साथ ही साथ डिमांड भी लो गई, मतलब ग्रोथ भी लो डिमांड भी लो। अब आप क्या मेजर्स लोगे और कैसे ठीक करोगे इसको, है ना। बहुत कंडीशन खराब जाती है आपके, नतीजा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आपके प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन बहुत घातक है, खतरनाक हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आपको उसमें बता दूं जल्दी से। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज एटलीस्ट up a little bit and inflation also increases, whereas the growth remains low and the unemployment and inflation still remains high. So you can term that as a stagflation. ये होता है stagflation. अब हम देख लेते हैं कि टर्म कहाँ पे सबसे पहले किसने दी थी ये टर्म जो थी stagflation, सबसे पहले कॉइन की गई थी लेन मैकलॉड
मैक्लोडगंज से याद रख लेना कैसे भी, वो वाला मैक्लोड नहीं, तो लियान मैक्लोड थे, कहाँ के थे वो, यूके यूनाइटेड किंगडम के थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये दिया था और वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। 1965 नवंबर में 1965 में उन्होंने टर्म दी थी स्टैगफ्लेशन 1965 में, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब जो स्टैगफ्लेशन मींस अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय साइमल्टेनियस इंक्रीज इन प्राइस एंड स्टैग्नेंट ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ पे डिमांड, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या क्या इसमें लोग होगी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी नीचे जा रही है, डिमांड भी नीचे जा रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और आपके साथ साथ इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ और डिमांड नीचे जाएगी, आपके अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही है, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है। तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है स्टैगफ्लेशन की, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जैसे इन्फ्लेशन की बात करो तो इन्फ्लेशन में आप क्या करोगे, जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। इन्फ्लेशन में क्या करोगे, जैसे जीडीपी को अगर आपने इंक्रीज करना तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी कंट्री को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अब वहीं पर अगर आपकी डिमांड भी नीचे जा रही है, डिमांड भी जा रही है, डिमांड को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई, मनी फ्लो जो है आप उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर आपकी डिमांड भी नीचे जा रही है और अगर ग्रोथ नीचे जा रही है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन इन जनरल क्या होता है, नॉर्मली जब डिमांड क्या बोलते हैं कि बढ़ती है तब आपकी इन्फ्लेशन आती है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन कब आती है, जब आपकी जो डिमांड है, डिमांड जब नॉर्मली इंक्रीज होती है ना, डिमांड जब इंक्रीज होती है तब आपकी क्या बोलते हैं उसको कि इन्फ्लेशन का प्राइस हो गया, मतलब डिमांड है इस चीज़ की तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सपोज करो अगर आपके पास भी कोई चीज़ है, जैसे मार्केट में बहुत डिमांड होगी, अगर डिमांड हम लगा लें कि इस वक्त वॉर की बहुत डिमांड है वर्ल्ड में ना, वॉर वेपन्स की बहुत डिमांड है, तो ऑब्वियसली उसके जो प्राइस है, जैसे यहाँ ऑयल के प्राइस आप देखना है तो ऑयल की बहुत डिमांड है, तो उसकी वजह से आप उसको देखोगे कि प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो वैसे अगर आपकी डिमांड बढ़ती है नॉर्मल इन जनरल, तो इन्फ्लेशन का बात है किसी चीज़ में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा जाती है उस चीज़ की, जैसे गेहूं की प्रोडक्ट आप देखोगे, खाद्य संकट की उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। ऑयल क्यों है, गैस क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, डिमांड, ठीक है। आपकी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उसका प्राइस मतलब इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाती है, उसके प्राइस लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, उसकी वजह से आपका प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है, इन्फ्लेशन आती है कंट्री में। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ तो उल्टी ही कंडीशन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रोथ तो है ही लो, जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, साथ में आपकी डिमांड भी नीचे गिर रही है। इस कंडीशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई इतना सही तरीका नहीं है, समझ में आ रहा है। ये ऑपोजिट है आपके किसके, इन्फ्लेशन के। जो आपकी डिमांड गिर रही है, गिर जा रही है, तो आप उसको बढ़ा रहे हो तो कैसे बढ़ाओगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आसान नहीं, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना फिर आसान होता है कंपैरेटिवली इसके, ठीक है, स्टैगफ्लेशन के। जो बहुत मुश्किल कंडीशन होती है, जब आपकी मनी सप्लाई भी होती है वो विड्रॉ कर लेते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे क्या है, मनी भी सप्लाई कैसे करेंगे, तो मनी सप्लाई आपने खींच ली तो मार्केट में इन्फ्लो कम हो जाएगा, गिर रही है डिमांड और फिर भी इन्फ्लेशन आ रही है। ऑपोजिट कंडीशन होती है एक तरीके से आपकी इन्फ्लेशन के। इसमें हम करेंगे तो क्या करें, है ना। आपका मार्केट जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट से पैसा और नहीं निकाल सकते आप, अगर मार्केट से पैसा इन्फ्लो कम कर दोगे तो और आप देखोगे कि और संकट आ जाएगा। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन आपको देखने को मिलती है जब ये मार्केट में नॉर्मली से भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, डेंजरस सिचुएशन। समझ में आ गया आपको इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन जब भी आपकी डिमांड बढ़ेगी ना किसी चीज की तो उसके प्राइसेस ऑब्वियसली हाई हो जाती है, कुछ चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। आप एग्जाम्पल देख लो ऑयल या गेहूं वगैरह, तो डिमांड बढ़ेगी तो आपके साथ उसकी लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग को चीज रोक के रखेंगे सप्लाई और वही चीज बाद में हाई प्राइस पे बेच देंगे। तो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन्फ्लेशन के ऑपोजिट आपको यहाँ पे क्या है, जब आपकी ग्रोथ में नीचे जा रही है और वहां पे डिमांड इंक्रीज होने की बजाय आपकी डिमांड क्या डिक्रीज हो रही है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। मनी फ्लो भी अगर आप इंक्रीज करोगे या मनी फ्लो को आप मनी सप्लाई विड्रॉ भी कर लेते हो, जैसे आप नॉर्मली इन्फ्लेशन में करते हो कि मनी को आप पीछे खींचोगे मनी सप्लाई, बट आप मनी सप्लाई खींच नहीं सकते पीछे, मनी को नीचे खींचोगे तो जो आपकी मनी वेलोसिटी मतलब वो इकोनॉमी चलाने के लिए तो चाहिए ना, ब्लंडर हो जाएगा, इकोनॉमी आपकी एकदम से ठप हो जाएगी। समझ में आ गया। इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन दोनों ऑपोजिट टर्म एक तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप निकालोगे डिमांड और गिर जाएगी, और यहाँ स्टैगफ्लेशन में डिमांड तो ऑलरेडी गिर रही है, यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा होगा। स्टैगफ्लेशन में क्या है कि डिमांड आपके ऑलरेडी यहाँ पे नीचे गिर रही है ना, जीडीपी भी नीचे गिर रही है। आई होप समझ में आ जाएगा। तो गिरती हुई ग्रोथ एंड गिरती हुई डिमांड को बढ़ाने के लिए आप मार्केट से क्या करते हो, जनरली मनी सप्लाई को बढ़ाओ। तो अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन तो आपकी मतलब डेंजरस सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाती है कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करोगे, नॉर्मल केस में क्या इन्फ्लेशन होती है तो आपकी आप इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को विड्रॉ कर लेते हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप इस केस में अगर आप बोलोगे ठीक है मनी सप्लाई को क्या करते हैं बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, उसको हम पीछे खींच लेते हैं, तो मनी सप्लाई जब आप खींच लोगे ना फिर आपके पास पैसे नहीं है, मनी सप्लाई नहीं है मार्केट में, आपकी ग्रोथ पहले से गिर रही है और डिमांड वहां पे ऑलरेडी गिर रही है। तो ये बहुत खतरनाक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। आपको समझ में आएगा स्टैगफ्लेशन क्या है इकोनॉमिक टर्म से बहुत क्लियरली साफ शब्दों में बताने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ लेते हैं। ये आपका रिलेटेड है सरोगेसी, आपका सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड है, जो एक्ट आपका 2021 में आया था, लेकिन आपको याद रखो विद इफेक्ट कब लागू हुआ है, 2022 में लागू हुआ है। इसको याद रखना 2022 में ये लागू हुआ है, लेकिन ये रेगुलेशन एक्ट आया कब है 2021 में, इफेक्ट कब आया, केम इनटू इफेक्ट 2022 अभी आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे कि क्या है, किस तरीके से इसमें चेंजेस आए। रिसेंटली क्या है पिटीशन थी जो फाइल की गई बिफोर दिल्ली हाईकोर्ट में, कहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जहाँ पे कि इसको चैलेंज किया कि जो एक्सक्लूजन ऑफ अ सिंगल मैन सिंगल वुमन वो क्यों मदर या फादर बन सकते हैं, हैविंग अ चाइल्ड फ्रॉम सरोगेसी उनको भी चाहिए होती है। आपको अगर 2021 में देखें तो 2021 में क्या कर दिया था, कमर्शियल यूज पूरा बंद कर दिया था इसका सरोगेसी रेगुलेशन, मतलब इसमें कमर्शियल यूज के लिए इसको बंद कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था। मेडिकल इसको यूज करते किसी अगर संतान हुई तब आप उसको आईवीएफ टेक्नोलॉजी से इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको चैलेंज किया गया कि अगर कोई सिंगल मदर या पेरेंट बन जाता तो क्यों ना बने, इसको चैलेंज किया गया है कहाँ पे, दिल्ली हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। सरोगेसी एंड डिमांडेड द डीक्रिमिनलाइजेशन एंड कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया। अब इसको क्या है, रिसेंटली आप इसको पढ़ सकते हैं कि इट केम इनटू इफेक्ट, मैं बार-बार बोल रहा हूं, इन जनवरी 2022 एंड इट अलाउज
अलोस्ट्रिक सरोगेसी, वो उसका मीनिंग क्या होता है? अलोस्ट्रिक मैं आपको बता दूं, ALTRUISTIC, जहाँ पे क्या है, स्वेच्छा से, विदाउट मनी, बिना पैसे लिए, ओनली इंश्योरेंस अगर आपको है तो वो मिलता रहेगा। जैसे आपने मिनी मूवी देखी होगी, वहाँ पे क्या सरोगेसी आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है। वो कमर्शियल यूज के लिए था, वहाँ पे क्या होता है, कई बार बच्चों से उनको लगा था, पेरेंट्स को देने से मना कर देते थे, और वो कमर्शियल यूज के लिए था, विच वाज नॉट गुड। तो अभी एक सरोगेसी एक्ट 2021 जो कि इंप्लीमेंट कब हुआ? जनवरी 2022, याद रखना, बार बार मैं बोल रही हूँ, जनवरी 2022 में इंप्लीमेंट हुआ है ये एक्ट, ठीक है। और ये विद इफेक्ट आया 2022 से। तो अब इसके क्या प्रावधान है, इसको हम देख लेते हैं बार बार कि इट अलाउज अलिस्टिक सरोगेसी। अलिस्टिक सरोगेसी कमर्शियल यूज तो नहीं, दो टाइप की सरोगेसी होती थी। एक है अलिस्टिक, ये आपको देखने को मिल रहा है अलिस्टिक सरोगेसी। इसमें क्या है कि आप कमर्शियल यूज के बिना यूज करो। दूसरी आपकी आती है कमर्शियल यूज के लिए। तो कमर्शियल यूज के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये क्या कहते हैं कि इट अलाउज ओनली अलिस्टिक सरोगेसी वेयर ओनली द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज इज प्रोवाइडेड बाय द कपल टू द सरोगेट मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड सेकंड क्या है, इट क्रिएट्स अ नेशनल बोर्ड टू ले डाउन एंड इंप्लीमेंट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पीपल वर्किंग एट IVF क्लिनिक्स। IVF क्लिनिक्स भी ऐसा नहीं कि धांधली हो जाए ऐसा कुछ। तो उसका हम IVF को हम आगे पढ़ते हैं। और अब इसके जरिए क्या है, जो ये कानून है, इसके जरिए क्या है, कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सपोज अगर ए और बी जो है अनएथिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि वो फोर्सफुली, जैसे ए जो कैंडिडेट है वो बी कैंडिडेट से चाहते हैं कि पेरेंट्स हो जाए, और इसको करके इनका भ्रूण जो है एम्ब्रियो के थ्रू ये क्या करते हैं कि इनके फीमेल यूट्रस में इनको डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो कमर्शियलाइजेशन है वो बंद कर दिया जाए। जहाँ पे क्रिप्टो प्रिजर्वेशन प्रोसेस क्या है फॉर स्पर्म्स, इसको बोलते हैं क्रिप्टो प्रिजर्वेशन प्रोसेस फॉर स्पर्म। जैसे मेल स्पर्म होगा तो उसको फीमेल स्पर्म से एम्ब्रियो में जनरेट करके भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी आप देख लेते हैं कि वुमेन के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको पता है, वो कृत्रिम भ्रूण जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो भी क्रिएट किया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? अलिस्ट्रिक के लिए क्या है, नॉट कमर्शियल। अलिस्ट्रिक के लिए अगर आपको लेना है तो इसमें क्या है, अगर आपको फिर भी अगर आपको पेंसी चाहिए सरोगेसी, अलिस्ट्रिक नॉट कमर्शियल, रिमेंबर दिस। शाहरुख खान के केस में आप जो बड़े बड़े पैसे देख लेते हैं, आप उसके आप याद रख लेना, और मिनी मूवी याद रख लेना। पर यहाँ पे क्या है, अलिस्ट्रिक के लिए क्या है, वुमेन को क्या आना चाहिए, न्यू एक्ट जो सरोगेसी पास हुआ है कि उनकी एज होनी चाहिए 23 से लेकर के कितने के बीच में, 50 ईयर्स, ठीक। एज कितनी होनी चाहिए, 23 ईयर्स से 50 के बीच में। और रिकॉर्डिंग उनका मतलब जो उनका करियर तो नहीं, मतलब एक तरीके से उनका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, उनके ऊपर देखना चाहिए कि वो क्लोज रिलेटिव हो, वहीं से आप लोग उनसे सरोगेट करवा सकते हैं, कि आप किसी को भी जानते नहीं, पैसा दिया हो गया। और मेडिकली फिट होनी चाहिए वो वुमेन है तो मेडिकली फिट होनी चाहिए, कि पैसे के चक्कर में आप उनकी कंडीशन रिट्रीट कर दो। और ये क्या है कि खुद का एक बच्चा होना चाहिए, खुद का अगर एक बच्चा है तो आप ले सकते हो। इसको क्या कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि अगर सिंगल कोई पेरेंट हो बन सकता है, बट उनके ये कुछ प्रावधान है, ये अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको सरोगेसी आप इसको ले सकते हो। तो IFC मॉडल हम देख लेते हैं। IVC जो ये क्या कहता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो डोनर स्पर्म है, जैसे विक्की डोनर आपने मूवी देखी हो, तो उसके थ्रू भी आप चाहो तो सिंगल पेरेंट आप बन सकते हो। आप इसको डोन करोगे एंड वापस से फीमेल फिटिसाइज मतलब फीमेल भ्रूण में एम्ब्रियो में आप उसको अलग से यूट्रस में आप उसको पैदा कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप IVC करवा सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ उनके लिए जिनको कि एक्चुअल में जिनके मतलब बेबीज नहीं हो रहे हैं वो लोग करवा सकते हैं। तो लेकिन डू रिमेंबर ये कमर्शियल यूज के लिए प्रोहिबिटेड है इंडिया में करेंटली, ठीक है। थर्ड आर्टिकल हम अब इसी से रिलेटेड आपको आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। थर्ड आर्टिकल अगर हम देख लें, जैसे आपको इसके पहले हम थर्ड आर्टिकल हम देखेंगे SDG के रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स 2022 रिलीज करते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लिंक मैंने आपको उसमें दे दिया है, ऊपर आई बटन में होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे दोगे। पिछली वीडियो में मैंने काफी आर्टिकल कवर किए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं अभी आपको इसके अलावा मैं आप बता दूंगी। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि सरोगेसी बिल जो आपको बता दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ एक तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। नहीं आया तो आप इसमें देख सकते हैं सरोगेसी एक्ट इन इंडिया नॉट एन ऑर्फन एनीमोर, एंड ये आपका सरोगेसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है इसको हम देख लेते हैं। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है, हमें लास्ट ईयर आया था 2022 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोन्क्लोर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर। टर्म जो थी प्रोन्क्लोर 2020 में ये आपका आया था एग्जाम, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। या बताएंगे किस लिए होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इनटू विट्रो डोनर स्पर्म, या जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय स्पर्म सेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोस, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक। इतना डिफिकल्ट नहीं, आप इसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें इंडिया की रैंकिंग में बार बता रही हूँ 121 कितनी आई है, 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, वीडियो ऑलरेडी इसकी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका ये कौन जनरेट करता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया हुआ। जल्दी से जल्दी उसका कवर करने की कोशिश करते हैं। SDG का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है, दुनिया भर के कंट्रीज में इंक्लूडेड है। इट इज ग्लोबल असेसमेंट ऑफ कंट्रीज, जहाँ पे क्या है प्रोग्रेस है टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द ऑफिशियल SDG इंडिकेटर्स एंड द वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज। इंडिया का रैंक इसमें क्या है 121 है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप याद रखें क्या है, इंडिया का रैंक इसमें 121 है, ठीक है। और आउट ऑफ कितना में से 163 कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आपको पता होगा कि इंडिया की इसमें लगातार जो रैंक है वो नीचे गिरती जा रही है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि आपका जो इंडिया की कंट्री है 2020 में इंडिया की जो रैंक थी 117 थी आउट ऑफ 120 कंट्रीज में। 2021 में आपका इंडिया का रैंक जो था आपको देखने को मिल रहा है 2022 में इंडिया का रैंक कितना हो गया 121 आउट ऑफ 163। इसको याद रखें, लगातार आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड
और इसमें देखा जाता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व ऑन इंडियंस प्रोग्रेस ऑन एसडीजी, इंडिया इज नॉट प्लेस्ड वेल इन अचीविंग एसडीजी गोल्स। इंडिया को सही रैंक नहीं मिला है, नहीं किया गया, एंड इट्स प्रिपेयरनेस हैज वर्सन ओवर द ईयर इन द कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, इंडिया का थोड़ा कंडीशन से वर्स दिखाई जा रही है। मैंने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ऑल्सो आपको इतना सबको तो याद नहीं, पूछा नहीं जाएगा, बट ये जरूर पूछ सकते हैं कि बताओ कि एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें और कौन से पैरामीटर्स होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, फिशिंग एंड ये सब एक्सटर्नल एक्टिविटीज, सारी इसमें कंट्रोल मतलब इसमें पैरामीटर देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसमें बात कर लें, यहाँ पे कुछ डेटा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आपको याद होगा अभी रिसेंटली आपको न्यूज़ में कि ईपीआई जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्सेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रिसेंटली हमने 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंट डे। तो वहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि 180 कंट्रीज में से, टोटल कितनी 180 कंट्रीज है, उसमें से 180 में से इंडिया को कितना रैंक दिया, 180, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कि इंडिया को सबसे लास्ट रैंक पे रखा गया, ये तो एकदम पागल पड़ने वाली हरकत हो गई एक तरीके से, विच इंडिया ने उसका खंडन किया है, इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, बिकॉज ऐसा कोई पैरामीटर नहीं कि इंडिया ने आजकल, इनफैक्ट मोदी जी की उसमें आपने देखा होगा रिसेंटली ऑयल के लिए आपने देखने को मिला होगा, काफी जगह ऐसा तो नहीं बिल्कुल लास्ट में रख लिया। और बाकी भी आप अगर देखें तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश इवन की यहाँ पर, चाइना और श्रीलंका जिसको आप बोलो कि बैंक्रप्सी होगी, उसके मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, उसमें उन्होंने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है ईपीआई इंडेक्स में, और जिस झूठा सा इंडेक्स है, इंडिया उसको पूरा खंडन कर रहा है। और आप लोग भी जो भी होंगे, सरकार तो करेगी, हम लोग भी उसको खंडन करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि उसमें राइटली उसको नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि क्या क्या रैंक प्रोवाइड किया गया है उसको, तो अगर मैं बात करूँ, और ये स्वीडन में कोप 26 है, वहाँ पे क्या था, विच इज नॉट फेयर। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी रिसेंटली, अगर मैं बात करूँ इसकी क्या क्या इंडेक्स आपको दिए गए हैं, तो अगर आपको देखने को मिल रहा है डेनमार्क जो है नंबर 1 पे रखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है डेनमार्क नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे, थर्ड पे फिनलैंड। और आपको एक हैरत अंगेज में बात दिखाती हूँ, यहाँ पे इंडिया को कितना रखा हुआ है, लास्ट में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है इंडिया को क्या रैंक दिया हुआ, 180, लास्ट सबसे लास्ट इंडिया को दिया हुआ। पाकिस्तान को भी यहाँ पे 176 दिया हुआ है, इमेजिन, पाकिस्तान भी आगे दिया हुआ, बांग्लादेश भी इवन, और वियतनाम भी 172, बट लेकिन इंडिया को आपने यहाँ पे देखा होगा कितने लास्ट रैंक, सबसे लास्ट रैंक दिया हुआ। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना को कितना दिया है, 160 रैंक दिया हुआ। ठीक है, और उससे ऊपर का रैंक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिस्ट में उससे ऊपर का रैंक आप देखोगे तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे देख करके कि श्रीलंका है। श्रीलंका बोलोगे ये कैसे, तो बैंक हो रखी, मतलब 130, यहाँ पे सिविल वॉर कंडीशन को 132 रैंक दे रखा है। और हैरानगी की बात मैं सुनाती हूँ यहाँ पे, हैरानगी तो तब हो जाती है जब आप उसको देखोगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान का जो रैंक है, जी हाँ, अफगानिस्तान का रैंक कितना, 81। मतलब ये कौन है, लोग कहाँ से इसको बनाते हैं, तो ये एक तरीके से फॉल ही एकदम टोटली फॉल ही बोलूंगी इसको। और बांग्लादेश वगैरह देखो तो 176 रैंक, तो ये कुछ डेटा अनप्रेडिक्टेबल है। इंडिया ने उसका खंडन किया और सभी लोग इसका खंडन ही करते हैं किसका। और इसी के साथ साथ हम इसको देख लेते हैं, ये था इंडियन ईपीआई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 180 में से 180 रख दिया हुआ। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको दे दूंगी, शॉर्ट्स बनाया हुआ मैंने एक तरीके से इसमें एनवायरमेंट डे के ऊपर, सेव एनवायरमेंट, उसमें आपको बताया गया कि इंडिया का रैंक 180 है, बिल्कुल शॉर्ट्स बनाया हुआ है इसके ऊपर। इसी के साथ हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, गलत एनालाइज किया होगा वो। ठीक है, इसके साथ हम देख लेते हैं कि इंडिया ने कुछ है मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है एक बात, एक आपकी मैं देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये जैसा कि हमने कल देखा था इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है एक्सरसाइज, वो कल मैंने गलती से मैत्री बोल दिया, मैत्री नहीं संप्रीति है। तो ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज को बोला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आप इसको ये देखा जा सकता है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं आप देख सकते हैं। सेकंड आपका देखेंगे कि इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, वियतनाम के जो राजनाथ सिंह है वो वहाँ पे गए हैं विद द विजन ऑफ स्टेटमेंट, तो वहाँ पे क्या उनको हाथों हाथ ले लिया, इतना ग्रैंड वेलकम किया है इनका वियतनाम ने। और वियतनाम को बता दूं कि 1769 में इनकी चाइना के साथ इनकी नहीं बनती, तो होता ना दोस्त दुश्मन, तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा वियतनाम को एक तरीके से चाइना ने इतना जुल्म कर करके, जैसे हम बोलते हैं ना कि रशिया को वर्ल्ड ने चाइना की तरफ धकेल दिया हुआ है कि अब उस पर डिपेंडेंसी। वैसे वियतनाम भी ठीक ही था, मतलब इनके 1769 में जैसे तिब्बत की एक्सपेंशन आप देखने को मिलेगी, वहाँ पे तिब्बत जैसे आजाद हुआ उसने तिब्बत पर अटैक कर दिया चाइना ने, चाइना ने उसके बाद उन्होंने अपने आसपास जो कंट्री से वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया, कुछ आइलैंड्स उन पर अटैक किया, 1769 में वियतनाम पर अटैक कर दिया, जो कि उस वक्त इसको बोला जाता है कि जो, और वियतनाम के लोगों ने काफी रेजिस्टेंस दिखाया था इसको देख करके। ठीक है, तो वियतनाम के लोगों ने इसको क्या बोलते हैं कि जो अमेरिका ने उनको बॉम्ब्स दिए थे चाइना को, जिससे कि उन्होंने अटैक किया वियतनाम पर 1769 पर। अब वही वियतनाम को धीरे धीरे सप्रेस करते गए चाइना, और अब कंडीशन ऐसी हो गई कि वियतनाम एक तरीके से ये भी बोलता है कि बहुत पहले जो अटैक था ना कि वो चाइना का था, वो पॉलिसी क्या थी, अमेरिकन पॉलिसी बोली जाती है। लेकिन आजकल आप देखने को मिलेगा कि जो चाइना ने वियतनाम पर अटैक इतना जुल्म करते करते, मतलब एक तरीके से दिखाते हैं ताइवान पे चलाते हैं, तो उन्होंने वियतनाम को ही इमेजिन धकेल दिया किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ वियतनाम चला गया, और अमेरिका के साथ आप देखेंगे, और अब साथ में इंडिया के साथ भी। और आपको बता दें वियतनाम जो है इंडस्ट्रियल, अभी आने वाले डेज में आप देखोगे कि यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा, तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि वो बढ़ता हुआ दिखेगा वियतनाम। तो वियतनाम ने क्या किया, यहाँ के लोग बहुत भरोसेमंद आपको बोल सकते हैं कि आर्मी मिलिट्री इतनी, जैसे आप इंडिया के साथ इसको लगा सकते हो, बहुत हाथों हाथ लिया उन्होंने राजनाथ सिंह को। और यहाँ पे राजनाथ सिंह ने भी क्या किया, यहाँ पे जो बोट्स हैं जो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया हैंड्स ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू वियतनाम, और साथ में उन्होंने ये भी जो मिलिट्री डील करते हैं इसमें, जैसे अमेरिका के साथ है तो बांग्लादेश के साथ भी है, तो वैसे अब क्या है इनके जो पोर्ट्स वगैरह इंडिया के पोर्ट्स हैं, इंडिया का ये यूज कर सकते हैं अगर उनको वहाँ पे रुकना हुआ कुछ और मिलिट्री या एक्सरसाइज के, मतलब ऐसा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम एक और बात करें ये थी वियतनाम की, इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं रिसेंटली अभी क्या है इन न्यूज चल रहा होगा जनरल मानिक शो है, अब जो इंडिया के जो सीडीएस होंगे
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ, और वो 3 स्टार वाले भी लेफ्टिनेंट जैसे होते हैं वो भी बन सकते हैं, 3 स्टार वाले भी। जरूरी नहीं कि आप वो भी, और साथ में रिटायरमेंट वालों को भी कंसिडर किया जा सकता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि 3 स्टार वालों को मिले, लेकिन कंसिडर किया जा सकता है, विच इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ में जो रिटायर हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, सब पांडे वगैरह, डॉक्टर मनोज पांडे। इसके अलावा रिटायर भी हो सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है उनकी एज लिमिट याद रखना, एज लिमिट उनकी 62 से अब नहीं होनी चाहिए। जो आर्मी से रिटायर भी हो गए जनरल, उनको भी प्रमोट करके सीडीएस बना सकते हैं। ये रीसेंट क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चर्चा में आया। कितनी एज अगर आप पूछ लो कितनी है, 62 से बियॉन्ड नहीं। तो ये 2 इनिशिएटिव हैं। रिसेंटली हम देख लेते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के क्या है, जो उनके यूएस आर्मी के जनरल थे जिनका नाम क्या है, फ्लिन, वो इंडिया में आए थे। इंडिया के जनरल से उन्होंने बात की, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने किया है। तो और इसमें आपको क्या सोचना है अचानक से इंडिया के पास क्यों आ गया अमेरिका? बिकॉज चाइना की तरफ से उनको काउंटर अटैक मिलने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अमेरिका भी काफी सारे अपने ही गौतनामा बे वहां से घिरा हुआ है, जैसे रशिया को घिरा, रशिया ने काउंटर अटैक करके अमेरिका को भी घेरना शुरू कर दिया वहां से, और ईरान, ये सब प्रेशराइज हो रहा है। तो इंडिया का साथ वो देखना चाहता है। इंडिया को उनकी नजर दारोमदार इंडिया के ऊपर है, बड़ी डिप्लोमेसी चल रही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड ने क्या बोला है, अमेरिका ने क्या बोला सीधे सीधे, कि पाकिस्तान में अगर इंडिया, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगर वो इंडिया का पार्ट होता, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका के ही वहां से बात आई है पेपर में कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट होता तो यूएस को आसानी होती, अफगानिस्तान में जो कंडीशन है वो वैसी कंडीशन ना होती, और यूएस का कंडीशन कंट्रोल रहती इन एशिया। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। और आपको देखना तो मिलेगा जब इंडिया साइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने देखा होगा पीछे जो पिक्चर लगाई हुई है ना, पीछे जो पिक्चर है ये किसकी है, जो लंबे वाला जो इंडिया का बैटल हुआ था पाकिस्तान के साथ, वहां पे आप देख रहे हो कि वहां पे साइन करवा रहे हैं वो उनके पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ। तो ये भी एक टैक्टिकल मूव होता है इंडिया के द्वारा, जैसे आपको देखने को मिल ही रहा होगा यहाँ पे। अब हम जैसे आप उसके में नहीं दिख रहे तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ नेक्स्ट, जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये पिक्चर उन्होंने इंडिया ने पीछे लगा रखी है। तो एक स्ट्रेटेजिक मूव, एक मनोबल एक तरीके से, अगर ये पब्लिश होगा न्यूज तो पूरा वर्ल्ड देखेगा और पाकिस्तान को रिलेशन फेस करनी पड़ेगी एक तरीके से। एक और न्यूज आपको देखने को मिल रहा है मिलिट्री से रिलेटेड, वो क्या है, व्हाट इज द एक्स कॉन्क्वेस्ट? एक्स कॉन्क्वेस्ट क्या है? कॉन्क्वेस्ट जो कि 2022 इज अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय मंगोलिया के द्वारा कंडक्टेड की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन कमांड पोस्ट एक्सरसाइजिंग एट यूएनओपीके पीस कीपिंग मिशन के द्वारा। ये बाकी सारे भी हैं, लेकिन इंडिया भी इसमें एक पार्ट है, इंडिया रिसेंटली। ठीक है, एक्स कॉन्क्वेस्ट के नाम से इसको बोला जाता है 2022। ये क्या है, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, एक्स कॉन्क्वेस्ट इसको बोला जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसमें वन लाइन में डिस्कस किया था, जो कि प्रीवियस वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 6, 7 एंड 8 का कंपाइलेशन जो मैंने आपको दिया था, 6, 7, 8 जून का जो मैंने दिया था आपको कंपाइलेशन 6, 7, 8 का, उसमें मैंने वन लाइन में उसको डिस्कस किया होता। बांग्लादेश को हमने पढ़ लिया, इंडिया वियतनाम हमने देख लिया, इंडिया के जनरल है वो भी मैंने इसमें देख लिया है। ठीक है, वो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, ये इतना समझ में आया। अब इसमें आप लोगों कितनी कंट्रीज है, 16 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया भी इसका पार्ट है, मंगोलिया में कंडक्ट करवाते हैं, जिसे हर साल मतलब ऑर्गेनाइज होता है, ये की जाती है। इस साल इंडिया भी इसमें है। अब आप देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी यहाँ पर इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिजेंट्स फ्रॉम द लद्दाख स्काउट। इंडिया किससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, लद्दाख स्काउट इंडिया की जो रेजिमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें, मंगोलिया वाले में। इसके अलावा इंडिया में भी इसका नाम क्या है, एक्स कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, चंगेज खान याद रखना, वैसे एक्स कॉन्क्वेस्ट, तो मंगोलिया में ये है, हर साल हो जाती है। तो अब मंगोलिया की लोकेशन जो है वो हम जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मंगोलिया यहाँ पे है, यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे चाइना, आप लोगों की चाइना तो नहीं, मतलब इस तरीके में यहाँ पे होगी चाइना का इंटरफेस, यहाँ पे यार कजाकिस्तान एंड रशिया स्थान जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपकी लोकेशन जरूर देख लेना मंगोलिया की यहाँ पे साइड में। और ये क्या है, 14 डे एक्सरसाइज है। कितनी, 14 डे एक्सरसाइज ये है, 14 डेज एक्सरसाइज याद रखना। और इसका एम क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसकी एम क्या है, इनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, बिल्डिंग मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, मतलब बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एंड डेवलपिंग पीस सपोर्ट ऑपरेशन। पीस मिलिट्री मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मिलिट्री रेडीनेस अमंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस। सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन से एक्सरसाइज, सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम मिलिट्री कंटिन्यूज फ्रॉम 16 कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट कंट्री। अब इसमें क्या है, अमेंडमेंट इसको देख लेते हैं। टू रिसेंटली न्यूज में था आईटी रूल्स, एक नेक्स्ट आर्टिकल है, अमेंडमेंट आईटी रूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपको दिखा दूंगी, उसके बारे में बताया गया कि 2021 में इंडिया का आईटी अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 6, मतलब 6, 7, 8 में जो वीडियो होगी मैंने उसमें वन लाइन में आपको बता दिया था कि क्यों जरूरी है। आईटी अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि ए से बी से अगर ऑफर कुछ कर रहे हो तो उनकी इंटरमीडिएट बन जाती है। इंटरमीडिएट सोशल इंटरमीडिएट साइट जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक का कोई होगी, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट सोशल इंटरमीडिएट। तो ये एलिजिबल होंगे, एलिजिबल तो नहीं आप बोल सकते हैं कि लाइबल होंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास करे तो सही होगी। लेकिन अगर बी ने इस पर बोल दिया कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो ये उसके ऊपर क्या करते हैं, ऑफेंड नहीं कर सकते उसको। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं सोशल इंटरमीडिएट साइट्स है वो पूरी तरीके से मतलब लाइबल तो है कि वो एक कहना कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कि वो ऑफेंड ही कर दे बी वाले उनको। ठीक है, और ये थर्ड ग्रीवेंस सेकंड में क्या था कि 72 आवर्स के अंदर अंदर कोई साइबर अटैक कुछ इन्फॉर्मेशन है तो गलत दी जा रही है तो उसके अंदर किया जाएगा। अभी थर्ड इसमें क्या बोलते हैं, इसका अमेंडमेंट आईटी रूल्स 2021 है, आईटी रूल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड अमेंडमेंट उसमें हुआ। इसमें क्या कंप्लायंट को क्या है, जो कि अभी थर्ड ग्रीवियंस इसमें बनाई जाएगी और उसके थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, ये है आपका ओआईसी, जैसे आपको बोलते हैं इस्लामिक ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ग्रुप, जो है उसके बारे में रिलेटेड 1969 में ये कब हुआ था फाउंड, 1969 में ओआईसी फाउंड हुआ था। सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएन, यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और एक कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है। ठीक है, और ये क्या है, इसके पास परमानेंट डेलीगेशन की भी यूएन में क्या है, ईयू के पास इसका परमानेंट डेलीगेशन है, यूएन के बाद और ईयू के बाद इसकी परमानेंट डेलीगेशन है। और इसका क्या मतलब, इसका परमानेंट जो सेक्रेटरीट है, एक सेक्रेटरी जिसका परमानेंट सेक्रेटरी वो कहाँ पे है, जेदा, GEDDH जेदा में है, जो कि कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में इसका सेक्रेटरीट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ओआईसी, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस जो है इंटरडिपेंडेंट विद इंडिया, जिसमें 16 कंट्रीज हैं जो कि
रिसेंटली क्या हुआ कि अगेंस्ट जो है इंडिया के वो कैंपेन कर रही है। रिसेंटली जो आपने बयान देख रहे होंगे कि मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के लगे, तो 16 कंट्रीज ने रिसेंटली प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट इसमें बोला गया है। काफ़ी आपको इन न्यूज़ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो और इवन अलकायदा भी एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने भी इंडिया को थ्रेट कर दिया कि हम इसमें 4 प्लेसेस पे इंडिया के बॉम्ब अटैक कर देंगे। तो आपको रिसेंटली न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, ये क्या है? OIC अगर हम बोले कब स्टैब्लिश हुई थी, 1969 में। एक ओवर भी देख लिया। क्या है? कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल पीस। तो ये OIC ग्रुप आपको एक तरीके से आपको देखने को मिल गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है आर्टिकल, अभी देख लेते हैं इसको। उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में क्या है कि सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल, इसका नाम है शीतल षष्ठी। क्या नाम है? शीतल षष्ठी। शीतल षष्ठी ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। एक फेस्टिवल है, एक यात्रा है जो कि उड़ीसा में होती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट पे? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये हर एक हफ्ते का एक फेस्टिवल है, 1 वीक लॉन्ग फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। एक हफ्ते का इन इंडिया एंड उड़ीसा, जहाँ पे क्या है भगवान शिव और पार्वती का विवाह ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू, यहाँ पे क्या है कि हिंदू के ऐसा मानना है हिंदुओं का कि जो शिवजी हैं, गॉड जो है वो जो शिवजी हैं वो गर्मी के प्रतीक है, मतलब उग्र गर्मी के प्रतीक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे पार्वती की, तो वो पहली रेन मतलब बरसात का प्रतीक माना जाता है यहाँ पे। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ये ज्येष्ठ मंथ के 6th डे पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 6th डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको शुक्ल पक्ष के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस तरीके से मनाया जाता है और रिप्रेजेंट क्या करता है, मैंने आपको बता दिया। रिप्रेजेंट करते हैं शिवजी, जो कि गर्मी को दिखाता है। वहीं पे देवी पार्वती जो पहली बारिश को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। इस विवाह के माध्यम से लोग अच्छी बारिश और अच्छे मौसम के लिए इसको प्रे किया जाता है। यहाँ पे इसको कंडक्ट किस तरीके से किया जाता है, किस द्वारा कंडक्ट किया जाता है कि 2 गुट होंगे, वो एक ऑप्ट कर लेंगे या शिवजी को ऑप्ट कर लेंगे, दूसरा गुट जो होगा कि पार्वती को ऑप्ट कर देगा, दोनों का विवाह किया जाता है। ठीक है। तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि किस लिए किया जाता है। ऑब्जर्व फॉर ए गुड मॉनसून। कि षष्ठी नाम बता दूं फिर से, शीतल षष्ठी इसका नाम है। आफ्टर द मैरिज इज परफॉर्म, द गॉड एंड गॉडेस आर कैरीड अराउंड द सिटी बाय प्रोसेशन। ठीक, आपको समझ में आ गया। अबाउट द फेस्टिवल आप देख सकते हैं उड़ीसा में है क्या क्या। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, कार्निवाल की तरह इसको किया जाता है। इससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्या बन सकता है इसमें टेक अवे, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका पूछा जाता है कैपिटल कौन सा है उड़ीसा का? भुवनेश्वर। उड़ीसा का गवर्नर कौन है यहाँ पे? गणेशी लाल। एंड उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के व्यू से। इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे कि हाउ राज्यसभा के जो MP है, हाउ द इलेक्शन प्रोसेस इज बीइंग कंडक्टेड एंड MP के जो इलेक्शन है कैसे किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है। जून अभी ये इसमें मतलब जून में असेंबली में 4th स्टेट विल इलेक्ट 16 MPs कंडक्ट करेंगे। और ये क्या है, जो राज्यसभा है आप सबको पता होगा ये अपर हाउस कहलाया जाता है। राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस, वेरस लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस। अपर सभा की हम बात कर लें अगर, ये क्या है? इस मॉडल आफ्टर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूके का जो एक मॉडल था, हाउस इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूके, वो अभी भी है, वहां से ये एक तरीके से लिया गया है। और अच्छा, अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो राज्यसभा से क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इसकी नियुक्ति की जाती है। और आपको पता होगा लोअर हाउस एंड अपर हाउस का कार्यकाल अलग अलग होता है। लोअर हाउस का कार्यकाल हम बोलें 5 इयर्स का होता है, और इसको नॉन परमानेंट बोलते हैं, और परमानेंट इसको बोला जाता है राज्यसभा को, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन ये अगर परमानेंट है राज्यसभा तो ऐसा कुछ नहीं कि 5 साल ही होगा, वो ऐसा कार्यकाल नहीं होगा, इसके मेंबर्स का कार्यकाल होगा, याद रखें। तो ये राज्यसभा तो परमानेंट रहती है, वो सिर्फ इसके मेंबर्स का कार्यकाल होता है 5 साल, ना कि राज्यसभा ये नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा 5 साल के बाद। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें। साथ ही साथ ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, याद रखना। इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, अगर ये बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई बोले कि ये डिसॉल्व हो जाती है, नहीं मतलब डिसॉल्व नहीं होती है। और जो 5 साल आप बोलते हैं ना कि 5 साल है, वो उसके जो कार्यालय होते हैं वो सदस्य जो है वो चेंज होते हैं। जैसे आपको पता है 1/3 लोग रिट्रीव होते हैं, जो कि एवरी 2 इयर्स का प्रोसेस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, फिर न्यू लोग उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, सारे सदस्य एकदम से नहीं हटाए जाते। और इसका आर्टिकल में क्या हम पढ़ लेते हैं, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता दूं, आर्टिकल आपका 83(1), आर्टिकल 84 पार्ट इसका, और शेड्यूल 4 आप इसको देख लें। ये 3 आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसको पक्का इन डेप्थ आप देख लें। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको एक साथ देख लें। अभी क्या बोलते हैं आर्टिकल 81 आपका क्या बोल रहा है, इससे रिलेटेड है कि जो आप बुक में देख लें कि इट्स अ फाइनल इलेक्शन। ठीक है, और कंपोजिशन अगर हम बात करें, कंपोजिशन के आउट ऑफ 245 मेंबर्स, 245 मेंबर्स में से 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 233 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। 233 में से आपके जो प्रेजेंटेशन वो यूटी एंड दिल्ली के हैं, और 12 जो है आपके नॉमिनेटेड। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने, यूपीएससी में पूछा था कि कितने मेंबर्स होते हैं, वो आपको नॉमिनेट बुक्स में मिल जाएगा 12। लेकिन यूपीएससी में कैसे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पूछा था कि जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं यूपीएससी में, वो एक इसमें एक लाइन है कि जो पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं विदिन 6 months ऑफ टेकिंग सीट्स। ठीक है, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते जो मेंबर्स है। 6 महीने तक उनके पास टाइम होता है, विदिन 6 महीने। यूपीएससी ने इसके रिवर्स ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया, स्टेटमेंट दे दी थी कि यूपीएससी ने बोल दिया था कि 6 महीने तक नहीं कर सकते, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप रीजंस बताइए। तो वो स्टेटमेंट गलत जानबूझ के उन्होंने घुमा करके दी थी, इतना डिफिकल्ट उन्होंने एक तरीके से बता दिया था यहाँ पे। अगर हम बात कर लें हाउ राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड, तो राज्यसभा के एमपी कैसे इलेक्ट होते हैं उसके हम बात कर लेते हैं, जो बाय एमएलए थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। एमएलए के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाय एमएलए जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे बाय एमएलए। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको बोला जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें, वो हम जब वो बैलेट के थ्रू किया जाता है बिल्कुल हिडन तरीके से, इसको क्या करते हैं
बैलेट नहीं सॉरी, वो किया जाता है कि हमारा ईवीएम मशीन के द्वारा किया जाता है, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग नोटा जो होता है ना, नोटा का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है नॉमिनेशन के लिए। कैसे इसको चूज किया जाता है, किस तरीके से इसको चूज किया जाता है? नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा का है ना, जैसे उसको एमपीस इलेक्ट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के एमपीस उसको मतलब कैसे इलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से, बाय एमएलए होगा, एमएलए थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, जिसको आर्टिकल 84 में पढ़ा जा सकता है। आप बार-बार बोल रही हूँ। प्रोवाइड्स दैट मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज थ्रू सिस्टम अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एमएलए को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसको बोला जाता है, उसके थ्रू एमपीस उसको इलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी एक को अगर वोट नहीं दे रहा कोई सपोज, और इसमें कोई एक सपोज जो कैंडिडेट वोट करते हैं वैसे नहीं करते कि आपने एक को वोट दे दिया। इसमें कैसे करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कोई और है, सेकंड प्रेफरेंस कोई और है, थर्ड प्रेफरेंस कोई और है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रेफरेंस दी जाती है। सबको वोट देना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट को दिया उसके बाद नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भरी जाती है। उस हिसाब से इलेक्शन जो एमपीज है वो अपना वोट इसमें चयनित करते हैं। और साथ में इसका जैसे अगर आपको मैं बोलूँ इसमें अब रिसेंटली क्या था, ये रिसेंटली न्यूज था कि 9th अभी जो रिसेंटली हुआ था, नॉमिनेट किया था, नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट 21 जुलाई को होगा। और आपको पता है कि आरिफ खान एंड वुमेन्स जो है बिलोंग्स करती हैं दल, एक वहां से वो नॉमिनेट हो रही है। लेट्स सी कि अब किस पे विपक्ष और सारे लोग सहमत होते हैं। वो लोग सहमत, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आरिफ खान पे होंगे जो भी नॉमिनी होगा, पर हम मेरी पर्सनल चॉइस है यहाँ पे कि किरण बेदी जी को उसमें बनाया जाना चाहिए। बट अच्छे लोगों को कहाँ बनाएंगे, उनको पता है उनको बना दिया नॉमिनेट करके तो कहीं उन्हीं पे जो सरकार है उसी पे कहीं वो काम ना करते। खैर बैक टू टॉपिक हम बात करते हैं कि हाउ राज्यसभा जो है एमपीज आर इलेक्टेड। तो अगर हम उसको देख लें कि 4th शेड्यूल की अगर हम बात करें, 4th शेड्यूल, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट जाता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्या करता है, फॉर द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स ऑफ यूटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। जिस स्टेट की पॉपुलेशन होगी और वहां पर जितने नॉमिनेशन होंगे, एक क्राइटेरिया वो है। और अगर वहां पे कोई पॉपुलेशन ही कम और वहां से एक कैंडिडेट होता है तो उसी को घोषित कर दिया जाएगा, ये क्राइटेरिया, ठीक है। तो इलेक्शंस क्या है, इलेक्शंस आर हेल्ड वेयर देयर आर मोर कैंडिडेट्स देन वैकेंसीज, अदरवाइज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी वहां से आएगा उसी को सिलेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन याद रखना। सेकंड क्या है, क्या नोटा का प्रयोग उसमें किया जा सकता है? नोटा क्या होता है, आपको बोलते हैं नन ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि नोटा जो है आपके जनरल इलेक्शन यूज होता है, और ये क्या है आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन, और ये ओपन इलेक्शन आप एक तरीके से उसको बोला जा सकता है। क्योंकि जब आप वोट करें कोई भी किसी भी पार्टी का कोई जो एमएलए है, मतलब वो अगर वोट कर रहा है किसी के खिलाफ, तो आपको सामने दिख जाएगा ये। तो हो सकता है कि उसकी जो पार्टी है उसके खिलाफ प्रस्ताव जारी कर दे कि क्या, मतलब अगर नोट हो सकता है कि अगर वो किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि वोट देने का अधिकार सबको ओपनली होता है, ठीक है। तो रिसेंटली क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था कि EIC जो इलेक्शन कमीशन है उसने इशू किया था 2 सर्कुलर जनवरी 2014 में कि नवंबर 2012 और 2015 में कि गिविंग राज्यसभा मेंबर्स द ऑप्शन टू प्रेस द नोटा बटन। ये नोटा बटन प्रेस करने का दिया था 2014, 12 एंड 16 में इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन गिविंग राज्यसभा मेंबर्स द ऑप्शन टू प्रेस द नोटा बटन। बट क्या हुआ था कि अपर हाउस जो जैसे हम राज्यसभा की बात करते हैं, लेकिन हाउएवर 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल दिया कि जो स्टक डाउन द प्रोविजन वो क्या, वही अगर उन्होंने बोल दिया होल्डिंग द मोर और अबव द ऑप्शन इज दी ओनली फॉर जनरल इलेक्शन, वो जनरल इलेक्शन पे होता है, नॉट फॉर द इंटरनल इलेक्शन। तो इसलिए एक तरीके से आप उसको बोलेंगे कि नोटा का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है नोटा का उपयोग किया जाता है वेदर और नॉट, इस क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्शन होते तो हैं, आप पूछ रहा था कि क्या इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन में अगर आपको पूछा जाए कि नोटा होता है तो आप बोलोगे नहीं होता है, ठीक है, नोटा का प्रयोग नहीं होता। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डस क्रॉस वोटिंग अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। क्रॉस वोटिंग अगर मतलब किसी और पार्टी से बीजेपी लगा लो, बीजेपी के कोई कैंडिडेट यहाँ मतलब नॉमिनेट जा रहे हैं, तो क्या वहां पे जो अदर पार्टी ऑपोजिशन पार्टी है, अगर उसका कोई बंदा, सबकी स्वेच्छा होती है कि वहां से वो पार्टी के खिलाफ जाके उसको वोट दे दे, जैसे 1 2 3, यानी कि एक को वोट दिया, 1 2 3 सबको सहमति होना जरूरी है, सब देखोगे, तो क्या उसको पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के साइड कर देगी या उसके पार्टी के खिलाफ ले सकती है एंटी सप्लीमेंट्री एक्शन, क्या उसके खिलाफ होगा? मतलब डस क्रॉस वोटिंग अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, क्या एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं क्या डिस्क्वालिफिकेशन उसको अट्रैक्ट करती है क्रॉस क्वेश्चनिंग? तो इसका जनरली क्या होगा, नॉर्मली जो इलेक्शन होते हैं वो क्लोज बैलेट होते हैं, क्लोज बैलेट उसका जो आपका ईवीएम होता है जनरल इलेक्शन होता है, यहाँ पे क्लोज बैलेट जब करेंगे सबको पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला चल रहा है, चल रहा है सिस्टम, वो ठीक है। बट यहाँ पे क्या राज्यसभा इलेक्शन में क्या होगा, ओपन बैलेट इलेक्शन होता है, तो हर किसी को ऑब्वियसली पता लग ही जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि किसी पार्टी के सदस्य ने दूसरी पार्टी के अगेंस्ट के मेंबर को वोट डाल दिया, तो क्या उस पर द्वारा उस पर कोई एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उस पार्टी के द्वारा से बाहर उसको निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति के पास फुल राइट है फ्रीडम का, फ्रीडम है उसके पास कि वो वोट कर सकता है, ये उसके पास फुल राइट है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एज अ वोटर, एमएलए के पास क्या है, रिटेन द फ्रीडम टू वोट फॉर अ कैंडिडेट फॉर द चॉइस। बट हाउएवर यहाँ पर एससी ने ये भी बोला हुआ है, ऑब्जर्व किया कि दैट सिंस द पार्टी वुड नो द वोट, कि पार्टी को पता लग जाएगा उसके अगेंस्ट क्या, छुपाने वाली बात तो है नहीं। फ्री टू इसके मद्देनजर पार्टी के पास खुद का फुल राइट है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कहीं ना कहीं कि वो उसको डिस्क्वालीफाई, बट लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगेंस्ट द लेजिस्लेटर कंसर्न ये है कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उसको अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उसको मतलब हटाया नहीं जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते उस कैंडिडेट, लेकिन पार्टी क्या है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर ले सकती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैन अ लेजिस्लेटर वोट विदाउट टेकिंग एनी ओथ एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर उसने ओथ नहीं ले रखी है, और क्योंकि हम लेजिस्लेचर ये पढ़ रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है, अगर एक लेजिस्लेटर बिना असेंबली का मेंबर होने के बाद क्या वो ओथ ले सकता है, मतलब ओथ लिए राज्यसभा के चुनाव में शामिल हो सकता है? इस पर
एक रिसेंटली बहुत बहस चली थी, डिबेट हुआ था, आंसर उसका होगा यहाँ पे न्यूज में आएगा कि यस ले सकता है, क्योंकि बिना ओथ के लिए भी आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर मतलब जैसे ही इलेक्शन कमीशन से लिस्ट आ जाएगी मेंबर की, तो अगर वो इलेक्टेड मेंबर की लिस्ट में है तो उसने ओथ ली है या नहीं ली है, वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है और वोट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा के मेंबर के लिए मतलब वो वोट कर सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, जल्दी से मैं आपको दिखा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा क्या, राज्यसभा मैंने बता दिया, ये ईवीएम के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे बैलेट पेपर के द्वारा। लोकसभा ईवीएम, राज्यसभा बैलेट पेपर सबको पता लग जाता है। लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस, वेयर इज इट इज अ परमानेंट हाउस। मैं बताऊं परमानेंट हाउस टेम्पररी, परमानेंट हाउस मतलब ये नहीं कि उसको भंग नहीं किया जा सकता, जो उसके सदस्य हैं दोनों के वो चेंज होते हैं, यहाँ पे 1/3 हर 2 साल में चेंज किया जाता है, ठीक है, एक साथ ही निकाला जाता है। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, और जो राज्यसभा इलेक्शन है ओनली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमपी उसको बुलाते हैं वो पार्ट करते हैं इसमें, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं चाहती थी पर्सनल की हमारी ये उनको नॉमिनेट किया जाए डॉक्टर किरण बेदी को, बट अच्छे इंसान को कोई प्रेफर नहीं करेगा, आई नो, और ना ही उनको वोट देगा विपक्ष वाला। मुझे लगता है सारे सहमति जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वोट कैसे होता है कि 1 2 3, तो वोटर राइट मुझे लगता है कि इनको मिलने वाला है, सर कोई वोट देगा। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें, क्या क्वेश्चन था वो अभी मैं आपको बता दूं कि क्या था। यहाँ पे पूछा गया था कि जैसा आपको दिख रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राज्यसभा हैज नो पावर either to reject or to amend a money bill, the Rajya Sabha cannot vote on the demand for grants, the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओनली वन ही करेक्ट होगा, बट फिर भी आपको अगर बाकी देखने हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो हमने वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, फूड से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, 12 बोल दूं, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये थर्ड है अभी, मतलब रिलीज हुआ। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, रिलेटेड टू किसके है, ऑन द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीज दी एफएसएसआई, फोर्थ था, ये थर्ड था भी, नेक्स्ट फोर्थ है, एफएसआई फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया था फॉर द ईयर 2021 से 2022। अभी किसके ऊपर है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, क्या है, कैसे है, वो देख लेते हैं। प्रिपेयर्ड बाय हुम, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय हुम, सो आंसर होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इट मेजर्स, क्या करते हैं, इट मेजर्स द क्वांटिटेटिव, क्या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स की परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगी, एंड यूटीज की भी, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। में 5 पैरामीटर होते हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं, कैसे कैसे वो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये डिसाइडेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री वो इसको डिसाइड करता है। जीएस पेपर 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर आपका क्या है इसमें, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर इसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल, तो ये क्या है 20% इसकी वेटेज है ह्यूमन रिसोर्स की, एचआर की। दूसरा है हमारा कंप्लायंस में 30% इसकी वेटेज है। तीसरा हमारा फूड की टेस्टिंग की जाती है, जो कि आपका फूड टेस्टिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, इसको 20% किया जाता है। फोर्थ आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, क्या है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, उसकी परसेंटेज आपकी कितनी रखी है 10%। फिफ्थ आपका इसमें 5 पैरामीटर्स है, याद रखना कितने 5 पैरामीटर्स है चेक करने के लिए। कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसका आपका परसेंट कितना है, सिर्फ 20% वेटेज है, ठीक है। ये ऐसे इसका है, आप इसमें देख सकते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है फूड सेफ्टी में। 5 पैरामीटर्स है इसमें अबाउट, और अब इसका आउटपुट क्या है, मैं इसका आउटपुट अगर आपको देखना चाहूंगा तो बता दूं। ये आपके 5 पैरामीटर्स है, ह्यूमन एंड रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फिफ्थ क्या है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये 5 पैरामीटर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5 पैरामीटर्स पे आपका क्या है, फूड जो एफएसएसआई है, जो आपका हम पढ़ रहे हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इस पे बेस्ड करता है। अब हम इसका आउटकम्स देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज स्टेट्स ने क्या क्या परफॉर्म किया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले क्या निकल के सामने आया है यहाँ पे, कि तमिलनाडु ने ओवरऑल क्या है, तमिलनाडु ने टॉप किया है फर्स्ट रैंक के साथ। सेकंड आपका आ गया है गुजरात, थर्ड आपका है महाराष्ट्र, ठीक है। फर्स्ट आपका तमिलनाडु, सेकंड गुजरात, थर्ड आपका है महाराष्ट्र। अब अगर हम यूटीज की बात करें, यूटीज में सबसे पहले जेएंडके है, जम्मू एंड कश्मीर, ये जेएंडके के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जेएंडके है, ठीक है। जेकेपीएससी उसमें पूछा जाता है। सेकंड आपकी यूटी है दिल्ली एंड थर्ड आपकी है चंडीगढ़, सेकंड आपकी दिल्ली एंड थर्ड आपकी क्या है, थर्ड आपकी है चंडीगढ़। ये आपका यूटीज में ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया ओवरऑल आपका है तमिलनाडु फर्स्ट, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम एक और बात करें कि अमंग स्मॉलर स्टेट्स, जो छोटी स्टेट्स हैं उसमें हम सबसे पहले आप देखेंगे तो है गोवा, ठीक है, फर्स्ट गोवा है, सेकंड आपका है मणिपुर एंड थर्ड आपका सिक्किम, सेकंड मणिपुर एंड थर्ड आपका सिक्किम। तो ये परफॉर्मेंस था, ठीक है। ये जो आपका मैंने ईपीआई आपको बता दिया, मैंने ईपीआई में आपकी 40 इंडिकेटर जो रिपोर्ट थी इंडिया में 80 रैंक दे दिया गया, पाकिस्तान का जैसे था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये कुछ पॉइंट्स अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारा है खीर भवानी मेला, एक टेंपल जो है, जो लोग जानते होंगे कश्मीर, ये भी अगेन JKAS जम्मू से रिलेटेड न्यूज़ है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बन जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। अब जो खीर भवानी टेंपल है अगर आपको देखने को मिलेगा, वो जेएनके की बात है। खीर भवानी क्या है, जैसे आपको बोलते हैं कश्मीरी हिंदू जो है लोकली नोन एज पंडित, कश्मीरी पंडित इनके नाम उसको बोला जाता है, उनके द्वारा लोकली नोन एज कश्मीरी पंडित्स सेलिब्रेटेड द जस्ट अष्टमी, जिसको बोला जाता है खीर भवानी, जो टेंपल है वहां पर जाकर के सेलिब्रेट करते हैं, द माता खीर भवानी टेंपल। और ये कहाँ पे है, तुलमुला इन सेंट्रल कश्मीर, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, तुलमुल में, गांदरबल, याद रखना गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट होता है, तुलमुल, ठीक है। टेंपल जो है डेडिकेट किया है किसको, गॉडेस रंगमया देवी को। गॉडेस कौन सी है यहाँ पे, रंगमया देवी,
रंगनया देवी है यहाँ पे, उनको डेडिकेट किया हुआ है। और जो फेस्टिवल है इसनोन एज मेला खीर भवानी फेस्टिव है ये, इसको बोलते हैं मेला खीर भवानी। इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ हिंदूज इन कश्मीर आफ्टर अमरनाथ। जो एनुअल यात्रा होती है अमरनाथ, उसके बाद ये खीर भवानी सबसे ज्यादा है, जो कि कहाँ है, गांधरबल। बार बार बोल रही हूँ कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना मेला खीर भवानी होता है। और सिचुएटेड है 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से देखा जाए तो कितना है, कितनी दूर है, 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी। एंड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है इन कश्मीर, जहां पे हिंदू सेलिब्रेट होते हैं। मोस्ट सेक्रेड साइट है। 30 किलोमीटर कहाँ से, कश्मीर से। कश्मीर से कितना दूर है, 30 किलोमीटर, याद रहेगा। ये यहाँ पर खीर भवानी। और यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम्स भी यहाँ पे काफी हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट किया जाता है यहाँ पे उनके द्वारा भी, मतलब उनको एक तरीके से अच्छे से होस्ट किया जाता है उनके द्वारा भी। अब अगर हम बात करेंगे जो टेंपल का नाम है, ये टेंपल का नाम कहाँ से लिया गया है, तो अगर हम बात करें जो टेंपल्स नेम है, ये लिया गया है खीर और मिल्क एंड राइस पुडिंग, जिसको हम बोलते हैं खीर, वहां से इसका नाम किया, क्योंकि ऑफर दिया जाता है किसको ऑफर किया जाता है, गॉडेस को, गॉडेस रंगनया को ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे क्या हंड्रेड्स ऑफ लोकल मुस्लिम जो हैं वो भी ट्रेडिशनली ज्वाइन करते हैं इस सेलिब्रेशन किया जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी पूछा गया था, जो कि केसेस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दिस टाइम जो कि यूपीएससी में एक स्मार्ट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक नहीं, दो स्टेटमेंट एक साथ दे दिए गए और बोला कि बताओ इसमें से कौन सा सही है। एक स्टेटमेंट नहीं पूछा, 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है, 2 स्टेटमेंट आपको लगाने हैं। तो इसके लिए आपको एकदम पिन पॉइंट नॉलेज आनी चाहिए थी आपकी, तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ पे आंसर 1 होगा। पीछे वाले जो आंसर आपको दिया उसमें चेक करना, बट इसमें जो है वो आंसर फर्स्ट है, मैंने आप ये देखा था। तो ये कुछ इस सेगमेंट, इसके लिए पिन पॉइंट आंसर चाहिए आपको, तभी आपको उसमें बता पाओगे कैसा है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन था जो आया हुआ था एग्जाम में। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन तो नहीं है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा, 1 लाइनर में मैंने इसको डिस्कस किया था, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड क्या है, ग्लेशियर से रिलेटेड ये न्यूज आई हुई है। ये जो आपको ये देखने को मिल रही है माउंटेन रेंज यहाँ पे, ये क्या है, ग्लेशियर रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे यांगती कुती वैली है, यांगती कुती वैली ये न्यूज में आया है। यांगती कुती वैली जो न्यूज में है, ये आपकी न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। बार बार बोल रही हूँ, क्या है, यांगती कुती वैली। ठीक है, ये न्यूज में है। 1 लाइनर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, नहीं पता होगा जो मेरे को नहीं जान, मतलब जिनको पता नहीं, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल इवेंट्स ऑफ, इस वैली में क्या है, और उत्तराखंड की बात चल रही है, तो इसमें क्या है, मल्टीपल इवेंट्स ऑफ ग्लेशियर एडवांसेस देखने को मिल गया, हैव बीन विटनेस्ड फ्रॉम द यांगती कुती वैली। सिचुएटेड कहाँ पे, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। और सिंस 52,000 ईयर्स यहाँ पे क्या ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। ये लास्ट वैली है तिब्बत के बॉर्डर के पास, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके पास, तिब्बत के बॉर्डर के पास उत्तराखंड में ये यांगती कुती वैली जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। यांगती कुती वैली इंपॉर्टेंट हो जाती है, बार बार बता रही हूँ इसको। ठीक है, बॉर्डर के पास, ये लास्ट तिब्बत बॉर्डर के पास है। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एक्सेस बनता है इसका। और रिवर कुती जो है इसे फॉर्म करती है, जो कि काली रिवर एंड एक हेडवाटर है इसका, हेडवाटर काली रिवर बाउंड्री बनाती है, और इंडिया और नेपाल के बीच में इसको ये हेडवाटर बनाया जाता है। अब आप पूछो कि हेडवाटर क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं आपको बता दूं, हेडवाटर ऐसा है कि जो भी आपके स्ट्रीम से यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऊपर, और फिर वो मेन एक स्ट्रीम में जाता है। तो जो हेडवाटर है ऐसी, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिवर काली बनाती है। तो उससे उसके पहले कई सारी जो स्ट्रीम्स होती हैं जो कि आकर उससे जुड़ती हैं, अपर स्ट्रीम्स होती है, उन्हें ही हम हेड वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी अपर स्ट्रीम में से एक है रिवर कुती यांगती। रिवर कुती यांगती, ये आपको वैली पता चल गई, उस रिवर कुती यांगती से बनके मिलकर बनी है। ये रशिया रोहांस की हम बात करेंगे, रिवर कुती वैली से मिलकर बनी है। और उसी में अपर स्ट्रीम में इसको एक रिवर कुती यांगती रिवर है। ये वैली जो है डोमिनेटेड बाय, किससे डोमिनेटेड है, बयानेसिस, वन ऑफ द फोर्थ। बयानेसिस क्या है, अब बोलोगे क्या है बयानेसिस। ये रिवर वैली जो है क्या है, डोमिनेटेड है किसके द्वारा, BYANSIAS। ये क्या है, भोटिया ट्राइब है। क्या है ये, एक तरीके की भोटिया ट्राइब है। फोर्थ ये कम्युनिटी है, ट्राइब है, जो कि कुमाऊं ट्राइब, कुमाऊं में भोटिया है, फोर्थ है। इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है, थर्ड और कौन सी इसके अलावा, वो है जौहर, करण जौहर नहीं, जौहर। फिर है दरमिया एंड चौदसी, ये आपकी CHAURTANSI, चौदसी। ये 4 मतलब एक तरीके से भोटिया ट्राइब, बयानसी का एक ट्राइब है, कम्युनिटी है भोटिया। इसके अलावा कौन कौन सी है, 3 और है, जौहर और दूसरा दरमिया एंड गर्मिया, मत याद रखना, डरमिया DARMIA एंड चौदसी। ये क्या, अब पर्सनली अगर मैं बात करूं, मुझे भोटिया ट्राइब है, बैनस, ये जो वैली है आपकी यांगती कुती वैली, जो कि डोमिनेटेड है किससे, बयानसिस से। बयानसिस क्या है, एक तरीके की ट्राइब है भोटिया ट्राइब की। अगर आपने देखा होगा ना कभी, जाओ वहाँ पे, तो कुमाऊं में है, वहाँ के डॉगीज बहुत अच्छे होते हैं। उनको पर्सनली वो डॉग्स, जिन लोगों को डॉग लवर है उनको पता होगा कि वहाँ के डॉग्स बहुत है। इवन स्ट्रीट डॉग्स भी आपको शेर की तरह नजर आएगा वहाँ पे, इतने बड़े बड़े, उनको गर्मी बहुत लगती है, लेकिन कदकाठी बहुत लंबी होती है उनकी। तो मेरे को वो पसंद। लास्ट हम लोग देख लेते हैं सिवेरोडोनेट्स्क की, और न्यूज में पढ़ेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। आपने देखा होगा सिवेरोडोनेट्स्क जो है एक रिवर के साइड में, सिवेरोडोनेट्स्क, वहीं से आपका रीजन बन गया सिवेरोडोनेट्स्क। उससे पहले हम उसका लोकेशन देख लेते हैं कि जो आपको एरिया दिख रहा है डोनेट्स्क, यानी इसी को हम डोनबास रीजन बोलते हैं। अगर ये डोनेट्स्क और लुहांस्क पे अगर रशिया अटैक करके इसको नेक्स्ट कर लेता है, तो ये पूरा रीजन आपका डोनबास जो है किसके एरिया में आ जाएगा, लुहांस्क को क्या बोलते हैं यूक्रेन में, ऑब्सलेट। याद रहेगा आपको, मुझे आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिवेरोडोनेट्स्क जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन की,
ईस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। जो शैडो एरिया आपको दिख रहा है वो क्या है, डोनेस्क और को मिलाकर के पूरा डोनबास रीजन बन जाता है। इसको ओब्लास्ट बोलते हैं, लुहांस्क जो एरिया ना, इसको लुहांस्क को यूक्रेन वाले क्या बोलते हैं, ओब्लास्ट। एक ये और एक ये, अगर ये दोनों के दोनों को मिला दिया जाए तो हम इस पूरे रीजन को डोनास्क या डॉनबास रीजन बोला जाता है, ठीक है। और यहीं पे आपको एक सिटी देखने को मिल रही है लुहांस्क में, सिवियरोडोनेस्क। यहाँ पे रशिया का अटैक चल रहा है। अगर ये सिटी रशिया कैप्चर कर लेता है तो ऑब्वियसली कि पूरा का पूरा ये, और फिर उसके बाद ये कब्जा में आ जाएगा, लुहांस्क पूरा रशिया के कब्जे में आ जाएगा। लुहांस्क आ गया तो ऑब्वियसली डोनेस्क पे आ जाएगा, तो पूरा डोनबास रीजन में रशिया की कैप्चर हो जाएगा। तो और यूक्रेन फिर कुछ नहीं कर सकता है। और ये रशिया ही स्टार्टिंग से बोल रहा है कि हम डोनबास रीजन, तो ईस्टर्न पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सिवियरोडोनेस्क में गंभीर सिटी जो इनकी लार्जेस्ट वन ऑफ द सिटी मानी जाती है मारिउपोल के बाद। मारिउपोल में भी वन ऑफ दी, मतलब मारिउपोल जैसे आपको पता होगा पोर्ट सिटी थी, और यहाँ पे सिवियरोडोनेस्क की बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। अगर सारे सबको यही है कि सिवियरोडोनेस्क दूसरा मारिउपोल ना बन जाए यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी है, स्टील प्लांट भी है यहाँ पे। रशिया बॉर्डर से कितना किलोमीटर दूर है, 140 किलोमीटर दूर है सिवियरोडोनेस्क, अगर हम बात कर ले। और यहाँ पे रिवर कौन सी फ्लो होती है, यहाँ पे रिवर फ्लो होती है सिवियरोडोनेस्क रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे सिवियरोडोनेस्क एरिया जो सिटी है। बिग इंडस्ट्रियल हब इसको बोला जाता है, नॉन फॉर केमिकल एरियाज एंड केमिकल वेपनरीज के लिए, इस केमिकल्स के लिए। तो दूसरा मारिउपोल ना बन जाए, लोगों को ये डर है। एंड रशिया अगर इस सिटी को कैप्चर कर लेगा तो पूरा लुहांस्क रीजन उसके कब्जे में आ जाएगा, और फिर डोनबास रीजन का इसका कब्जा हो जाएगा। तो एक तरीके से होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ एमजे। एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज अप्रिशिएट इट एंड सब्सक्राइब इट। जय हिंद, बाय बाय।